हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस विद अतुल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी कक्षा 9th की जो पुस्तक रहती है क्षितिज भाग 1, उसमें चैप्टर नंबर 14 रहता है। चैप्टर नंबर 14 रहता है जो कि केदारनाथ अग्रवाल जी का है, जिसमें आज एक कविता रहेगी, उसके ऊपर हम जो चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जो है केदारनाथ अग्रवाल जी के साहित्यिक या जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। केदारनाथ अग्रवाल जी, ये है केदारनाथ अग्रवाल जी का फोटो जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब इसके इनके हम साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम कविता को आगे शुरू करेंगे। केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव में सन 1911 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट रहता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी कि कब हुआ था जन्म। 1911 में हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील थे। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा है। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। उनका जन्म हुआ था 1911 में और मृत्यु हुई थी 2000 में। इनकी रचनाएं हैं नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, है मेरा तुम, है मेरी तुम, है मेरी तुम, मार प्यार की थापे और कहे केदार खरी खरी। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं ये। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जनसामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और है स्थापत्य की कला। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। विशेषता क्या है? संगीतात्मकता उनकी एक अन्य विशेषता रहती है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन और अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्ति हुई है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्राम्य जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ जो प्रस्तुत करते हैं। तो ये था केदारनाथ जो अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय। अब आगे चर्चा करेंगे हम इनकी जो कविता है इसके ऊपर थोड़ी सी समरी रहेगी और उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे हम। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति जो है गहरा अनुराग व्यक्त हुआ है। गहरा अनुराग जो है व्यक्त किया गया है इसमें प्रकृति का, कवि का। वह चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलियान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। जो खेत से लौटते जो चंद्रगहना नामक जो स्थान में वो चले जाते हैं और वहाँ से जब लौटते हैं तो उनके मन को जो खेत खलियान क्या करता है, प्राकृतिक परिवेश और सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मकता कल्पना की जो है अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति जो है और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक एकता जो यहाँ पे व्यक्त हुई है। आगे चलते हम इसकी व्याख्या करेंगे। जो ये कविता रहती है केदारनाथ अग्रवाल जी की, कौन सी कविता है? चंद्रगहना से लौटती वैर।
पहले हम ये समझते हैं कि चंद्र गहना है क्या। चंद्र गहना एक स्थान है जहाँ पे कभी जाता है, एक शांत वातावरण है वहाँ पे, उसके सौंदर्य से कभी वहाँ पे आकर्षित होता है। और लौटती वैर, वैर का अर्थ यहाँ पे समय से, यानी कि पूरा अर्थ इसका ये रहा कि चंद्र गहना एक स्थान है जहाँ से लौटते हुए जो है कभी जो समय उसका बीता उसको जो याद करते हैं। वैर का अर्थ होता है समय। चंद्र गहना क्या है, स्थान है। अब इसकी व्याख्या करेंगे। देख आया, देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं। कवि कहता है इसमें कि जो चंद्र गहना नामक जो स्थान था वहाँ पे कभी गया, वो सुनसान शांत वातावरण है जो कि जिससे कवि जो है आकर्षित हो गया है। और चंद्र देख आया, वह जो है चंद्र गहना नामक जो स्थान पे गया है, जो कि खेतों के बीच में एक जो है शांत वातावरण है। और वहाँ देखता हूँ दृश्य अब मैं, जहाँ पे उन्होंने दृश्य देखा, क्या देखा उसने, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। यानी कि वह खेत की मेड़ पर, मेड़ यानी कि एक ऊंचा स्थान, मेड़ का अर्थ होता है स्थान, ऊंचा स्थान, यानी कि एक ऊंचा स्थान या ऊंची जगह को कहते हैं मेड़। वहाँ से कवि इस दृश्य को देखता है, इस खेत की बैठा अकेला, यानी कि अकेले बैठकर वह इस एक ऊंचे स्थान पर बैठ कर के एक जो है आनंद लेता है इस सुनसान या शांत वातावरण का। एक बीते के बराबर यह हरा, और कैसे दिखता है वहाँ का जो वातावरण, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। एक ठिगना का अर्थ होता है छोटा, हरा ठिगना चना, एक बीते के बराबर, यहाँ पे साइज की बात की गई है। यानी कि एक बीते के बराबर, एक हाथ के बीते के बराबर जो है यह हरा जो है ठिगना। एक बीते के बराबर क्या है, एक जो है लेंथ को बताया गया है, यानी कि जो है कभी यहाँ पे कहता है कि हाथ का जो एक बीता है उसके बराबर यह हरा ठिगना। हरा ठिगना का अर्थ हो ना, हरा ठिगना चना, ठिगना का अर्थ होता है छोटा, यानी छोटा सा जो है चना, हरे रंग का छोटा सा चना जो है उसने देखा, जिसने क्या किया था, बांधे मोरेठा शीश पर। मोरेठा का अर्थ होता है मोरेठा पगड़ी, जो पगड़ी को कहते हैं मुरेठा। उसने किया हुआ था कि जो चना था ऐसे लगता था जो उसके ऊपर फूल जो उगा हुआ है वह जो है मोरेठे की तरह लग रहा था, यानी कि पगड़ी की तरह जो है लग रहा था, जो कि शीश पर है, शीश यानी कि सिर पर उसने जो धारण की हुई थी। छोटी गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है, और वह जो है छोटे से जो है गुलाब के फूल को जो है अपने ऊपर जो है सज कर खड़ा हुआ है। यानी कि कभी देखा होगा चने का जो पौधा होता है उसमें, और उसके जो है फूल जो लगे होते हैं, तो यहाँ पे उसके शीश पर जो फूल लगे होते हैं उसको मोरेठा कहा गया है कवि के द्वारा, यानी कि हाँ पगड़ी कहा गया है। ऐसे लगता, कल्पना कर रहा है कवि की, ऐसा लगता है जैसे कि उसने जो पगड़ी पहनी हुई है जो उसके ऊपर जो है फूल लगा हुआ है। आगे क्या है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, और चने के साथ ही जो है पास में ही, पास यानी कि नज़दीक, नज़दीक ही पास में ही मिलकर उगी है, उगी यानी कि उगना, और बीच में अलसी, अलसी एक पौधा होता है, और जो कि हठीली, जो कि हठीली से ये कहा गया है क्योंकि ये ऐसे लगता है जैसे वो हट के मारे और नज़दीक जो है उगी हुई है, किसके, चने के नज़दीक। देह की पतली, कमर की है लचीली, और देह होता है शरीर, देह होता है शरीर, यानी शरीर से वह जो है पतली है, और कमर की लचीली, कमर से यानी कि लचीली है। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर,
और जो अलसी है उसने क्या किया हुआ है, नीले फूले फूल को क्या किया हुआ है, सिर पर चढ़ा कर, इसके सिर पर जो लगा हुआ वो जो है चढ़ाया हुआ है, यानी कि उसके सिर पर चढ़ा करके ये कहा गया है। आगे क्या कहते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये दृश्य भी, ये मटर का पौधा है और इसमें आप पकड़ी देख सकते हैं, ये लगा हुआ है, जो कि हमने पीछे ऊपर इसके बारे में किया। और साथ में अलसी का पौधा भी लग रहा है। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं, कर रही है जो छुए यह, दूं हृदय का दान उसको। यानी अलसी का जो पौधा है वो कह रही है कि, कह रही है जो छुए, जो उसको जो छुएगा, दूं हृदय का दान उसको, यानी कि हृदय यानी दिल जो है उसको जो है अपना वह दान दे देगी, जो है उसके ऊपर समर्पित, दान देना या फिर समर्पित हो जाएगी उसको, या अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगी, इसका अर्थ होता है। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सियानी। और जो सरसों का जो फसल है यानी कि पौधा है, उसकी बात ही मत करो, क्यों, क्योंकि हो गई सबसे सियानी, यानी कि वह भी अब बड़ी हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। और सरसों का पौधा देखा होगा आपने, तो उसने जो है पीले रंग का वो होता है, और जब वो अपनी जो है जब वो बड़ा होने लगता है तो उसमें फूल लगते हैं, तो पीले रंग का होता है। ब्याह मंडप में पधारी, पीले कर लिए हैं, जैसे उसने, ऐसे लगता है जैसे पीले जो सरसों के जो फूल लगते हो, तो उसमें ऐसे लगता है जैसे कि उसने हाथ पीले कर लिए, यानी कि मेहंदी लगा रचा रखी हो उसने। ब्याह मंडप में पधारी, और जैसे कि ऐसा लगता है इस दृश्य को देखकर कि जैसे कभी कल्पना कर रहा है कि जैसे उसने जो है ब्याह मंडप में जो है वह जो है पधारी हुई है शादी करने के लिए। फाग माता अम, अम, फा फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसा। यानी कि ऐसा लगता है जो कि इस दृश्य को देखने से कि फाग मास जो है, यानी कि फागुन का जो महीना है वो जो गाता हुआ जो आ गया हो, आज जैसे फागुन का महीना कौन होता है, जो उसको यहाँ पे कहा गया है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। और कवि कहता है कि वह देख रहा है कि इसमें जो है स्वयंवर को, जैसे कि स्वयंवर हो रहा है और प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। अंचल यानी कि दुपट्टा, जैसे कि अनुराग प्रेम, प्रेम भरा जो है रूपी जो अंचल जो है जैसे हिल रहा है। जब हवा चलती है तो देखा होगा कि फसलें जो है लहलहाने लगती है और हिलती है, उसी प्रकार से यहाँ कवि कह रहा है कि प्रकृति का अनुराग इसमें जो है व्यक्त हो रहा है, ऐसे लग रहा है। इस विज़न में क्या है, इस विज़न में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। यानी कि इस विज़न यानी कि एकांत जो शांत की वातावरण की यहाँ पे बारे में कहा गया है कि इस विज़न में दूर व्यापारिक नगर से, यह विज़न जो है, यह जो वातावरण है वह क्या है, दूर व्यापारिक नगर, यानी कि नगर से काफ़ी दूर है ये गांव। और जो कि गांव का वातावरण देखा होगा कि अपने शांत होता है, और शहर का वातावरण इतना शांत नहीं होता। और प्रेम करने वाले भी गांव में ज़्यादा मिलेंगे, जबकि शहर में इतना ज़्यादा निर्मल मन नहीं होता किसी का। तो ये यहाँ पे कवि कह रहे हैं, प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है और पैरों के तले है एक पोखर। यानी प्रेम की जो है प्रिय भूमि, और जो इस गांव की जो भूमि है कैसी है, वह जो है उपजाऊ है, प्रेम से, प्रेम अधिक यहाँ पे मिलेगा। ये कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं। आगे क्या है, और पैरों के तले है एक पोखर उठ रही इसमें लहरियाँ। और पैरों के तले जो है एक पोखर, यानी कि यहाँ तालाब, पोखर होता है तालाब, पैरों के तले जो है एक पोखर है, उठ रही उसमें लहरियाँ, और उसमें जो लहर उठ रही है, तालाब में लहरें उठती हैं। आगे क्या है, नीले तल में जो उठी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। और उसके साथ ही तालाब के साथ ही जो है नील तल में, जो नीले तालाब के तल में जो उगी है घास, जो उगी हुई होती है,
घास भूरी ले रही वह भी लहरिया, जो भूरे रंग की सूख गई है वो क्या कर रही है, वो भी जो है लहरा रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता। एक चांदी का गोला किसको कहा गया है, यहाँ पे चांद को कहा गया है। यानी कि ऐसे में क्या होता है कि एक चांदी का बड़ा सा गोला जो दिखाई देता है और उसमें आंख को आ, जब चांद की जो है लाइट जो है, रोशनी है, प्रकाश जो है नीचे जो पड़ता हुआ है गोल खंबे के आकार का हुआ पानी में, तो खंबे के आकार का वो लगता है देखने से, और वो चमकदार होता है, आंखों को है चमकाता, और चमकाता है वो आंखों को। आगे क्या कहते हैं, है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। और जैसे कि नदी के किनारे या तालाब के किनारे जो पत्थर है, पत्थर इस प्रकार से मान के चलो पत्थर है, तो यहाँ नदी का पानी ये बह रहा है, तो ऐसे बहेगा तो बार बार जो लहराएगा, तो लहराने के बाद वो एकदम से स्पर्श करेगा जो पत्थर को, और उसके बाद वो वापस चला जाता है ऐसे लहराते हो, और ऐसा लगता है मानो उसमें कि जैसे जो पत्थर है पानी को जैसे क्या कर रहे हो, पानी ऐसे अपनी प्यास बुझा रही हो। पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, और प्यास जाने कब बुझेगी, और जाने पता नहीं इनकी प्यास जो कब बुझेगी, जैसे बार बार ऐसे लहरा रही होता है पानी जो है, लहर टक्कर मार के वापस चल जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे जो पत्थर ने जो है पानी पी रहा हो। और ऐसे में कभी कहना चाहता ये है कि ये पत्थर जो है कब के प्यासे हैं, और ना जाने इनकी प्यास जो है कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, और ऐसे में चुप चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। और ये बगुला देख सकते हैं आप, ऐसा जो है चुपचाप खड़ा ये होता है, जिसमें इसकी एक विशेषता होती है कि पानी में ये चुपचाप एक पैर से जो है खड़ा हो जाता है और दूसरा पैर वो हवा में रखता है। जैसे ये मछली जो पानी में आती है इसके आसपास, तो वह जो है एकदम से झपटा मार के जो है मछली को खा लेता है। और एक पैर से इसलिए खड़ा होता है ताकि जो है मछली जो है शिकारी का उसे आभास ना हो, और अगर दोनों पैर होंगे तो वो समझ जाएगी, इसलिए एक पैर हवा में रखता है और साथ में, और चुस्ती से फुर्ती से जो है एकदम से मछली को पकड़ लेता है और खा लेता है। तो डुबाए टांग जो है जल में, देखते ही मीन चंचल, जो चंचल मीन होती है, ध्यान जो ये बगुले की बात कह रहे हैं, ये चंचल ध्यान निद्रा त्याग, जैसे कि वह एक योग साधना को लिए जो है एक पैर के ऊपर खड़ा है और उससे जो है त्याग कर एकदम से मछली को खा जाता है एकदम से। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है कवि यहाँ पे, चट दबा कर चोंच में नीचे गले के डालता है। यानी कि जैसे कि कहा था मैंने पीछे कि जो बगुला है वो एकदम से दबा कर चोंच को दबा करके मछली को जो है डालता अपने गले में, निगल जाता है वो। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के चपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भर जल के हृदय पर। इसमें आगे यहाँ पे एक जो है चिड़िया के बारे में कहा गया है कि एक काले माथ यानी काले माथे में जो काली धारियों वाली जो है चतुर चिड़िया क्या करती है, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, झपाट से एकदम से जो है झपाटा मारती है पानी में से, टूट पड़ती है एकदम से, किसके लिए, मछली से। भरे जल के हृदय में से, एक जो जल है, जल के ये जल है जैसे एकदम से चोंच मारती है अंदर से झपाट से, जैसे कि उसका हृदय जो है चीर करके जो है निकालती है मछली को। एक उजली चट्टुल मछली चोंच पीली में दबाकर, जो कि पीले रंग की उसकी चोंच है, उसको जो दबा करके दूर उड़ती है गगन में, और जो है उड़ जाती है। और आगे क्या कहते हैं, और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ। इस में कवि कहता है कि और ओह
और यहीं से ही, यानी कि ओ यहीं से जो है क्या करती है, भूमि ऊंची है, यानी कि ऊंचा स्थान है, और जहाँ से जो है रेल की पटरी जो है गुजरती है, यानी ऊंचे स्थान में यहाँ पे रेल की पटरी जो गुजरती है, तो ट्रेन का इसमें आने का कोई समय नहीं है। एक सुनसान सी जो है जगह है जहाँ से जो है ट्रेन चलती है, और ऊंचा स्थान है, और मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ। और कभी कह रहा है कि मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ। कवि के कहने का यह भाव है कि जो है जाना नहीं, कि वह जो है ऐसे ऊंचे स्थान में जो है सुनसान जंगल में जो ट्रेन चलती है, वहाँ पे कुछ समय वह जो है इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया, और इसे वह निहारना चाहता है। और कोई बात नहीं, वह जो है ट्रेन का तो समय नहीं है आने का, रेल की पटरी गई, ट्रेन का टाइम नहीं आने का, कोई बात नहीं, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, तब तक मैं यहाँ पे आज़ाद हूँ और समय व्यतीत करना चाहता हूँ। जाना नहीं है, और मुझे यहाँ से जाना नहीं है। आगे क्या है, चित्रकूट की अनगढ़ चोटी चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, दूर दिशाओं तक फैली है वांझ भूमि पर। और ऐसे में क्या हुआ कि चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंचाई, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, यानी कि अनगढ़ चौड़ी का अर्थ है कि अनंत, जो कभी न ख़त्म होने वाली जो है, जो है ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं, दूर दिशाओं तक जो है, दूर दूर तक जो है फैली हुई है। ये आगे क्या है, वांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। ऐसे बांझ, यानी कि बांझ का अर्थ होता है बंजर, बंजर भूमि। बंजर भूमि को यहाँ पे जो है बांझ कहा जाता है। बांझ भूमि जो ऐसी होती है जो बंजर, जिसमें जो है किसी प्रकार का जो कोई अच्छी मात्रा में फसल नहीं उग पाती, उसको कहते हैं, पोषक तत्वों की कमी होती है। इधर उधर रीवा के पेड़, और उसमें क्या है, इधर उधर रीवा, रीवा के जो है एक ऐसा पौधा होता है जो कि कंटीले जो है उसके जो है कांटेदार जो है पेड़ होता है, और कांटेदार कुरूप खड़े हैं। और जो कि ये आप देख सकते हैं, ये रीवा का जो है पेड़ है, ये पीछे जो दिया गया है, ये रीवा का पेड़ है, और इसमें देखो कांटे दिख रहे हैं, ये जो भी, और ये देखने में कैसा लगता है, कुरूप लगता है, और खड़े हैं, जो कुरूप है और देखने में भद्दा लगता है, और जो कि इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। आगे क्या है, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुगे का स्वर, टें 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 टें। और ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पे जो है जो सूगा होता है, उसका जो मीठा मीठा रस, यानी कि टें टें की वह आवाज़ जो करता है, तो ऐसा सूगा यानी कि तोता, ठीक है, तोते को कहते हैं सूगा। और जिसका रंग जो है जो वह जो है टें टें की आवाज़ करता है, ध्वनि करता है, तो वह उसका स्वर कैसा लगता है, मीठा लगता है, स्वर मन को भाने लगता है, वाला लगता है, सुनाई पड़ता है, ये यहाँ पे कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, वनस्थली का हृदय चीरता, और जो है वनस्थली का हृदय, यानी वनस्थली, वन को कहते हैं का, उसका जो हृदय मानो जो चीर रहा हो। आगे क्या कहते हैं, उठता गिरता सारस का स्वर, टिरटो टिरटो मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुपे चुपे। कवि यहाँ पे कहता है कि उठता गिरता सारस का स्वर, यानी कि सारस का स्वर जो है, गीत जो है, वह जो है टिरटो टिरटो करता हुआ जो है, कभी जो है मंद गति से हो रहा है, कभी तेज गति से होता, तो बीच बीच में कभी वह मंद गति में धीमे धीमे जो हो जाता है, किसका, सारस का जो है स्वर कैसा रहता है, टिरटों टिरटों। मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, यानी कभी यहाँ पे यह कर रहा है कि मेरा मन हो रहा है कि मैं जो सारस के संग ही जो है उड़कर चले जाऊँ, पंख को फैलाकर जो है सारस के साथ ही, और उनको देखकर मेरा मन जो है आकर्षित हो रहा है। जहाँ
जुगुल जोड़ी रहती है हर एक खेत में, और उनके साथ ही मैं जो उड़ के चले जाऊं जहाँ पे जुगुल यानी उन दोनों की जो है सारस की जो है जोड़ी रहती है, प्रेमी प्रेमिकाओं की, पक्षी की। और मन करता है कि मैं जो है